हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग खुश होंगे एंड बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम करंट अफेयर पिक्स पे बात कर रहे थे। एंड उसी का आज हमने जो एक टॉपिक उठाया वो कहीं ना कहीं इकॉनमी से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी को अबॉलिश कर दिया है। अब एग्जैक्टली है क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो, तुम्हारा पैसा इंडिया जा रहा है, राइट? लेकिन टैक्स यूएस में भी नहीं जा रहा और इंडिया में भी नहीं आ रहा। जैसे फेसबुक, गूगल, amazon जैसे टेक जायंट्स इंडिया में करोड़ों का बिजनेस करते हैं, पर क्या इंडिया उनसे टैक्स वसूल कर पाता है? तो आज हम समझेंगे इक्वलाइजेशन लेवी क्या थी, क्यों लाई गई और अब क्यों हटाई गई। आई होप मेन पॉइंट हम कवर अप करने वाले हैं वो क्लियर होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से। वो होगा, ये जो वर्ड है इक्वलाइजेशन, इससे हम क्या समझते हैं? इसको इंट्रोड्यूस करा गया था बजट 2016 में। 2016 में इसका रेट क्या था? 6% का। अब पर्पस क्या था? डिजिटल कंपनीज जिनके पास इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन इंडिया कस्टमर से पैसा कमा रही है, उनसे टैक्स लेने का काम था इक्वलाइजेशन लेवी का। इनिशियल टारगेट्स क्या थे? जैसे ऑनलाइन एड्स, डिजिटल एड स्पेस, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। चलो, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, इसको एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। सपोज करो आप फेसबुक या गूगल एड्स रन करेगा 10 लाख, तो फेसबुक को 6%, मतलब कि 6000 के बराबर टैक्स देना पड़ता था इंडिया को। और जरूरी क्यों था? अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो पहले इन कंपनीज का सर्वर इंडिया में नहीं था, तो वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं माने जाते थे। इस वजह से इंडियन टैक्स लॉज उन पर डायरेक्ट टैक्स इंपोज नहीं पाते थे, एंड उन लोगों से टैक्स वसूलने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया। तो आई होप ये तो पॉइंट याद रहेगा। बजट 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ विद अ रेट ऑफ 6%। एंड क्या है, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंशन क्या हुआ, क्या मतलब आगे क्या प्रोसीड हुआ। अप्रैल 2020, मतलब कि अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं, तो बजट 2020 गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी का स्कोप बढ़ा दिया और एक 2% लेवी ऐड करी गई। अब ये जो 2% लेवी ऐड करी गई, ये किस पे हुई? ई कॉमर्स सप्लाई या सर्विसेज पे। किसके द्वारा? नॉन रेसिडेंट डिजिटल ऑपरेटर। चलो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, शायद समझ में आए। अमेजोन यूएस से अगर आप फोन खरीदते हो, तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। बुकिंग डॉट कॉम पे होटल बुक करेगा तो भी इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। समझ रहे हो? amazon डॉट यूएस कहाँ की साइट हो गई? यूएस से ही। अगर मैं वहां से कोई फोन खरीदता हूँ तो मेरे को 2% इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। इससे इंडिया के टैक्स नेट में और भी बड़ी कंपनीज आ गई। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया। इससे, इस इक्वलाइजेशन लेवी से। कितना बड़ा अमाउंट है, फिर हटा क्यों रहे हैं? अब हुआ क्या, जो दुनिया के बड़े देश हैं जैसे कि यूएस से, अब इन्हें तो प्रॉब्लम होगी ना, इतना बड़ा रेवेन्यू अर्न हुआ है, इन्होंने इसको अपोज किया। तो अमेरिका का क्या आर्ग्यूमेंट था? इंडिया, फ्रांस, यूके देश सिर्फ उन्हीं यूएस कंपनीज पर टैक्स लगा रहे हैं जो सक्सेसफुल है, जैसे गूगल, amazon, एप्पल। ये उनके लिए एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंडिया पे सेक्शन 301 प्रॉब लॉन्च किया, जिसमें इक्वलाइजेशन लेवी को डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया। आई होप क्लियर होगा। यूएसटीआर के सेक्शन 301 में, मतलब सेक्शन 301 प्रॉब लॉन्च किया और उसमें बताया गया कि जो ये ईएल लग रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है।
अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए, राइट। नेगोशिएशन स्टार्ट हुए अंडर OECD 20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। ये तो आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने G20 का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के बारे में पता है। एम क्या था इसका कि एक ऐसा ग्लोबल टैक्स रूल बनाए जिससे मतलब ये जो पूरी डिजिटल इकोनॉमी है इसको कंट्रोल कर सके। तो G20 का जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क था OECD, उसके तहत बताया गया कि एक ग्लोबल टैक्स रूल बना दिया जाए। अब पूरे डिजिटल इकोनॉमी को ग्लोबली वे में इंप्रूव करेंगे। अब पॉइंट ये आता है, जब इतनी सारी अच्छी चीजें चल रही हैं, इंडिया ने इस 6% EL को खत्म क्यों कर दिया? क्या यूएस से डर गई? जानते हैं। मार्च 2025, अभी रिसेंटली जस्ट 1 मंथ बैक, गवर्नमेंट ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी ऑफिशियल विड्रॉ। सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे जो 6% लगता था, अब वो नहीं लगेगा। अब रिमूव करने के रीजन समझ ले। जैसे डिजिटल इंडिया का जो इन्वायरमेंट है उसको बिजनेस फ्रेंडली बना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहे। आप डे बाय डे इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, रेसिप्रोकल ट्रस्ट, ऐसा वैसा। ये मार्केट काफी फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन आप एक चीज कॉमन देखोगे, जहां पे पूरी यूएस मार्केट के स्टॉक्स गिरे हुए थे, वहां पे इंडियन मार्केट करंटली राइज कर रही थी। कुछ परसेंट पे अगर ड्रॉप था तो इतना ज्यादा नहीं था। तो वो सारे रीजंस यही तो है। तो सबसे पहला रीजन क्या जाना है, डिजिटल इंडिया के इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखना, और तीसरा पॉइंट आ जाता है डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर पाए। और ये जो OECD का फ्रेमवर्क था, G20 का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, इसको सपोर्ट कर सके। तो इंडिया ने अक्टूबर 2021 में यूएस के साथ एक एग्रीमेंट किया था। ये मैं पास्ट में लेके चल रहा हूँ आपको, कि जब ग्लोबल रूल बन जाएगा, इंडिया अपना लेवी जो है ये हटा देगा। ये कब की बात थी? 2021 में इंडिया ऑलरेडी ऐसी बात कर चुका था, तो हटाना बनता भी था और हटाया भी। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भाई ये तो बता दो कि ये OECD है क्या। जिन्होंने नहीं पढ़ा ग्लोबल 20 G20 का फ्रेमवर्क, तो उनको प्रॉब्लम होगी। OECD ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। OECD टू पिलर अप्रोच है। लार्ज डिजिटल MNCs को उन देशों में भी टैक्स देना होगा जहां कस्टमर बेस है, चाहे उनका ऑफिस हो या ना हो। ये था OECD का पहला पिलर। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% फिक्स किया गया। ये जो ग्लोबल रेट मिनिमम टैक्स है, इसको कितना फिक्स करा गया? 15%। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? देखो, दोनों पॉइंट्स याद रखना। पहला पिलर क्या था कि जितनी भी लार्ज MNCs हैं, उन देशों में टैक्स देंगे जहां उनका कस्टमर बेस है और ऑफिस नहीं है। दूसरा, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% फिक्स कर दिया। तो ये बेसिकली SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और UPSC के लिए तो हमेशा है ही। अब बात करते हैं कि इनके इम्पैक्ट क्या होंगे। देखो, गूगल, मेटा, अमेजोन को ग्लोबली स्टैंडर्ड टैक्स देना होगा। अब कोई भी देश जो होगा, तो ये G20 कंट्रीज हैं, अब इसका ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम्हारे यहाँ कुछ और टैक्स है, तुम्हारे यहाँ कुछ और दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कंट्रीज अपना डिजिटल सर्विस टैक्स या EL जो भी उनको लगता है उसको हटा देंगे। इंडिया ने अब EL हटाकर ये मैसेज दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स हैं डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है। अब सबसे जरूरी बन जाता है, कुछ रियल लाइफ इम्पैक्ट्स के बारे में बात लेते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे, राइट। ओके। तो जब हम बात करते हैं रियल लाइफ की, स्टार्टअप और एडवर्टाइजर्स, जो ये जो स्टार्टअप्स हैं और एडवर्टाइजर्स हैं, इनके लिए एक रिलीफ होगा। अब पॉइंट आएगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो रिलीफ होगा? अब जी, जो 6% का एक्स्ट्रा कॉस्ट था, अब ये तो नहीं देना होगा ना, और कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल हो जाएगी, राइट। तो स्टार्टअप्स के लिए ऐसे मदद करें। गवर्नमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस जरूर होगा। कहाँ वो 4000 करोड़ तक कमा रही थी, तो भाई 6% हटाया तो कहीं ना कहीं लॉस तो आएगा, बट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ग्लोबल ट्रस्ट मिलेगा। ये जो जितनी भी G20 कंट्रीज है, अब एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की तरह आई ना, गवर्नमेंट ने यही चीज दिया है। और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म ग्लोबल टैक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो हुआ ना रियल लाइफ इम्पैक्ट।
कितने अच्छे एम्स हैं इसके। तो ये तीनों, अब इसकी थोड़ी सी जब खत्म कर ही रहे हैं तो कंक्लूजन भी जान लेते हैं कि भाई क्या हो। देखो, यूपीएससी का जो जीएस 3 है, बेसिकली इकोनॉमी, टैक्स रिफॉर्म्स और ग्लोबल गवर्नेंस, ये सेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मैं आपको ना कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ जिन पे आप थोड़ा सा फोकस रखें। अब मैं सेशन को लंबा करके उसमें हर चीज ऐड कर दूं तो वो काफी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ कीवर्ड्स पे आप रेफर करें। जैसे डिजिटल इकोनॉमी, एक बार जरूर रेफर करना, इसके ऊपर एक सेशन ऑलरेडी चुका है। ऑरेंज इकोनॉमी, सेम। बीईपीएस के बारे में थोड़ा सा सर्च करना, गूगल कर लेना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्ट। डिजिटल इकोनॉमी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अच्छा, हमने बार बार ओईसीडी के बारे में बात करी, तो ओईसीडी जरूर रेफर करना, ठीक है। इसमें हमने सेक्शन 301 की भी बात करी थी, यूएसटीआर की, ठीक है। तो इसमें जानना थोड़ा सा, इसके बारे में याद रखना, क्या पता कहीं ऑप्शन बन के आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी आजादी है, तो डिजिटल सॉवरेनिटी की जरूर याद रखना, ठीक है, डिजिटल सॉवरेनिटी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये था हमारा पूरा पर्सपेक्टिव। देखो, डिजिटल दुनिया में पैसा तो ग्लोबल होता ही है, पर टैक्स भी ग्लोबल बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। जिनको प्रॉब्लम हो रही थी इक्वलाइजेशन लेवी समझने में, तो उनके लिए ये बेसिक टॉपिक था। एंड चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप काफी टाइम से चीजों को पढ़ रहे हो, क्योंकि काफी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती ही होती है। तो इन इस शॉर्ट वीडियो की तरह जहाँ पे हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बात करी है, तो काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप ब्रेनीपीडिया स्किल्स को सब्सक्राइब करो, जहाँ करंट अफेयर्स तो जरूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे फिर से कुछ नई चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जब तक टाटा, बाय बाय।